चल रहा था उपसह संयोजक यौगिक, जिसमें हमने उपसह संयोजक यौगिक की डेफिनेशन देख ली, लिगेंड देख लिए, लिगेंडों के प्रकार देख लिए, आवेश के आधार पर 3 थे, दंतुता के आधार पर 6 थे। उसके बाद सीएमए की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख ली। फिर हमने उपसह संयोजक यौगिकों का नामकरण पढ़ा, जिसमें पहले लिगेंड का नामकरण पढ़ा जिसके 6 रूल थे, और फिर सीएमए के नामकरण के रूल पढ़े जिसके 3 रूल थे। उसके बाद हमारी समावयवता स्टार्ट थी, उसमें हमने देखा त्रिविम समावयवता में 2 समावयवताएं देखी, प्रकाशिक समावयवता और ज्यामितीय समावयवता, और अलग से संरचनात्मक समावयवता भी देखी। उसके बाद हमने वीबीटी पढ़ा, वीबीटी के रूल थे जो संकुल यौगिक के गुणों की व्याख्या कर रहे थे। फिर हमने सीएफटी पढ़ा, वीबीटी और सीएफटी के बाद हमने डी कक्षकों का विपाटन देखा और विपाटन ऊर्जा देखी। आज हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। क्या पढ़ेंगे? स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। तो स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी क्या होती है कि लिगेंडों को उनकी प्रबलता के क्रम के आधार पर व्यवस्थित करना, लिगेंडों को उनकी प्रबलता के क्रम के आधार पर व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। और ऐसी हमारे तीसरे चैप्टर में भी है, वो अलग है, उसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अपचायक या ऑक्सीकारक क्रियाशीलता के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है, वो अलग है और ये अलग है। इसमें लिगेंड को उनकी प्रबलता के घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसको स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी कहते हैं। हाँ, तो यह है हमारी स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी, जिसमें लिगेंड को उनकी प्रबलता के बढ़ते क्रम में दिखाया गया है। जैसे प्रबलता का बढ़ता क्रम I- से Br- से Cl-, ऐसे चलते चलते सबसे ज्यादा प्रबल लिगेंड कौन सा है? कार्बोनिल। और ये 5 लिगेंड तो हमने देखे थे जिनको हमने प्रबल लिगेंड माना था, और पांचों के पांचों हमारे सिलेबस में अगर ये लिगेंड होते तो हमने युग्मन करवाया था। तो ये है हमारी स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी, जिसकी परिभाषा क्या है कि लिगेंडों को उनकी प्रबलता के क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी क्या कहलाती है? स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। तो स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करते हैं। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि सीएफटी के आधार पर हमें 2 संकुल यौगिक दिए हुए हैं और इनके गुणों की व्याख्या करनी है। किसके आधार पर? सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर। तो सबसे पहले हम ये संकुल यौगिक लेते हैं। तो इस संकुल यौगिक में Fe कितने पे आता है? Fe आता है 26 पे। 26 पे आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? ऑर्गन 3d6 4s2। फिर निकालते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो Fe की x H2 पे आवेश 0 बराबर +2, तो Fe की x बराबर क्या आ जाएगी? +2। तो क्या बनाएगा ये Fe +2। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑर्गन 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने तो कहां से जाएंगे? 4s से। 3d6 4s0, यानी कि 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 और 4s पूरा खाली है। 1 2 3 6 इलेक्ट्रॉन बनने, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब देखो H2O कैसा लिगेंड है? प्रबल या दुर्बल? H2O एक दुर्बल लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा तो ये कुछ इस तरह से जुड़ेंगे। कितने लिगेंड है? 6। 1 2 3 4, फिर यहाँ ये डी आ जाएगा 5 और 6। तो संकरण क्या आएगा? संकरण आ जाएगा 1 एस काम आ रहा है, 3 पी और 2 डी, तो संकरण हो जाएगा sp3d2। ये 3d है, ये 4s है, ये 4p है और ये 4d है। संकरण आ गए
T2 तो आकृति आ जाएगी अष्टफल की। आकृति कैसी आएगी? अष्टफल की। आकृति अष्टफल की है तो बंद कोण यानी कि बॉन्ड एंगल वो कितना आएगा? 90 डिग्री। फिर बात करते हैं म्यू की। म्यू अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो म्यू का फॉर्मूला होता है √n कोष्टक n + 2। तो अंडररूट में म्यू कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? 4। तो 4 कोष्टक में 4 + 2 तो म्यू बराबर आएगा 4.9 बोर मैग्नेटॉन। ये इसकी यूनिट है। अब चुंबकीय प्रवृत्ति। तो चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होगी? अनुचुंबकीय। क्यों? क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। फिर बात करते हैं रंग की। तो रंग कैसा होगा? रंगीन। उसका कारण भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और रंगीन में भी कैसा? हरा। और ये कौन सा विन्यास है? D6 विन्यास। और ये भी D6 विन्यास। तो D6 विन्यास के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था अष्टफलकीय संकुल में? अष्टफलकीय संकुल है तो लिगेंड की प्रबलता का प्रभाव पड़ेगा। यानी कि लिगेंड प्रबल है तो युग्मन होगा और लिगेंड दुर्बल है तो युग्मन नहीं होगा। तो यहाँ लिगेंड कैसा है? दुर्बल है। दुर्बल है तो युग्मन नहीं होगा। अष्टफलकीय में नीचे क्या था? कल हमने देखा था अष्टफलकीय में नीचे था T2G और ऊपर था EG। विन्यास कौन सा है? D6 विन्यास। तो D6 विन्यास है तो 1 2 3 4 5 और 6 क्योंकि लिगेंड कैसा है? दुर्बल है। तो D6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? T2G4 EG2। T2G4 और EG2 ये होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब अगर हम किसकी गणना करना चाहें? डेल्टा O की, यानी कि इस संकुल के लिए विपाटन ऊर्जा की गणना करनी चाहें तो कौन सा ये अष्टफल की है? अष्टफल की है तो 0.6 into n of T2G minus 0.4 into n of EG। sorry 0.6 into n of EG और 0.4 into n of T2G। तो डेल्टा O is equal to 0.6 into n of EG। EG में कितने हैं? 2 माइनस 0.4 into n of T2G। T2G में कितने हैं? 4। तो डेल्टा O is equal to 1.2 minus 1.6। तो डेल O is equal to 0.4 dq वो भी माइनस में। ये आ जाएगी इसके लिए विपाटन ऊर्जा और dq क्या होगी? इसकी यूनिट होगी। ये कर दी हमने FeH2O6 के गुणों की व्याख्या किसके आधार पर? CFT के आधार पर। सबसे पहले Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा 3d6 4s2। फिर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली वो है +2 तो लिख लिया Fe+2। Fe+2 में 2 इलेक्ट्रॉन 4s से बाहर चले गए। ये 3d ये 4s 4p 4d। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसा है? सॉरी लिगेंड कैसा है? दुर्बल है। दुर्बल है तो युग्मन नहीं होगा। युग्मन नहीं होगा तो यहाँ कौन से कक्षक काम आ रहे हैं? एनडी कक्षक यानी कि उच्च चक्रण संकुल है। कैसा है? उच्च चक्रण संकुल। क्योंकि बाह्य कोश के डी कक्षक काम आ रहे हैं उच्च चक्रण संकुल। फिर हमने रंग देख लिया। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो रंगीन होगा। म्यू का मान देख लिया। चुंबकीय प्रवृत्ति देख ली। संकरण आ गया sp3d2 और आकृति हो गई अष्टफल की। ये हो गई इसके गुणों की व्याख्या। इसको नोट डाउन करो फिर हम इसके गुणों की व्याख्या करते हैं। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। डिफरेंस क्या है दोनों में कि एक में दुर्बल लिगेंड है और एक में प्रबल लिगेंड है। उसमें CMA सेम है तो वही Fe कितने पे आएगा? सबसे पहले 26 पे सेम। ये Fe कितने पे आता है? 26 पे। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास वही ऑर्गन 3d6 4s2। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे इसकी मानी X +6
इज इक्वल टू -4, x माइनस 6 इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4 प्लस 6, तो x इज इक्वल टू +2। ये आ गई Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो Fe बनाएगा Fe +2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर करने हैं, जो कहां से जाएंगे 4s से। ऑर्गन 3d6 4s 0। ये आ गया इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास, यानी कि 3d में कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 4s खाली 1 2 3 4 5 1 2 3। 3d में 6 इलेक्ट्रॉन भरो देंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, 4s खाली और 4p भी खाली। लिगेंड कैसा है CN एक पर्पल लिगेंड है। पर्पल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां और ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, तो ये हो जाएगा 3d कुछ ऐसे। 3 कक्षक इसके पूरे भर जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये खाली ये यहाँ 4s और ये 4p। अब आने वाले लिगेंड CN कहाँ आएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो संकरण क्या आया, संकरण आ गया 2d 1s 3p d2sp3। आकृति कैसी, आकृति बनेगी अष्टफलकीय, आकृति बनेगी अष्टफलकीय। संकरण हो गया, आकृति हो गई बॉन्ड एंगल वही आकृति अष्टफलकीय तो 90 डिग्री। म्यू इज इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। म्यू 0 तो चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होगी, प्रतिचुंबकीय। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता तो कैसी होती, अनुचुंबकीय। रंग कैसा होगा, रंगहीन, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। कौन सा चक्रण संकुल है, n-1d काम में आ रही है nd, यहाँ n-1d काम में आ रहा है, 3d काम में आ रहा है, तो निम्न चक्रण संकुल होगा, निम्न चक्रण संकुल। और अब बात करते हैं d6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की। तो इस बार क्या होगा, उसमें अष्टफल के ये संकुल तो नीचे कौन T2G और ऊपर कौन Eg। d6 विन्यास से 6 इलेक्ट्रॉन बनने तो 1 2 3। अब लिगेंड कैसा है, पर्पल, तो युग्मन होगा 4 5 6, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, T2G 6 Eg 0। और इसके लिए डेल O विपाटन ऊर्जा क्या हो जाएगी, 0.6 into n of Eg is equal to 0 minus T2G 6, 0.4 into n of T2G कितने 6, तो is equal to -2.4 डिग्री। ये हो जाएगी इसके लिए विपाटन ऊर्जा। संकरण देख लिया, आकृति देख ली, बॉन्ड एंगल देख लिया, म्यू का मान देख लिया, चुंबकीय प्रवृत्ति देख ली, रंग देख लिया, निम्न चक्रण संकुल देख लिया, d6 विन्यास देख लिया, और इसके लिए विपाटन ऊर्जा भी देख ली। ये हो गई CFT के आधार पर FeH2O का होल 6 की +2 की व्याख्या और FeCN होल 6 -4 की व्याख्या। फ्रेंड्स, कल मैंने आपको एक संबंध बताया था डेल्टा T और डेल्टा O में। जो संबंध था डेल्टा T = 4/9 डेल्टा O। ये संबंध कब लागू होता है, जब या तो CMA समान हो या लिगेंड समान हो। और डेल्टा T 9 into डेल्टा T is equal to 4 into डेल्टा O। इससे क्या स्पष्ट है कि डेल्टा T ऑलवेज ग्रेटर देन होगा डेल्टा O से। और ये संबंध कब लागू होगा, जब या तो CMA समान हो या फिर लिगेंड समान हो। तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम हमारे आगे की क्लास देखते हैं। हाँ, तो अब मैं आपको कुछ क्रिस्टल क्षेत्र, विपाटन ऊर्जा और युग्मन ऊर्जा के बारे में
देती हूँ कि जो अष्टफल के संकुल होते हैं, अष्टफल के संकुलों में विपाटन ऊर्जा को किससे डिनोट करते हैं, डेल ओ से, और युग्मन ऊर्जा को डिनोट करते हैं पी से, पेयरिंग एनर्जी। ये तो इनके डिनोट करने के सिंबल हो गए। अब अष्टफल के संकुलों में यदि विपाटन ऊर्जा का मान युग्मन ऊर्जा से, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान युग्मन ऊर्जा से ज्यादा है, अधिक है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा, इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा। और इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा तो निम्न चक्रण संकुल बनता है हमेशा, निम्न चक्रण संकुल। और यदि डेल ओ का मान कम होता है किससे, पेयरिंग एनर्जी से, तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा। और इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा तो हमेशा उच्च चक्रण संकुल बनेगा। उच्च चक्रण संकुल बनेगा। ये तो हो गई अष्टफलकीय में जिसमें लिगेंड की प्रबलता का प्रभाव पड़ता है। जबकि जो चतुष्फल के संकुल होते हैं उनमें डेल्टा टी का मान, डेल्टा टी का मान हमेशा और हमेशा कम होता है किससे, पेयरिंग एनर्जी से। चतुष्फल के संकुलों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन का मान हमेशा युग्मन ऊर्जा से कम होता है, और युग्मन ऊर्जा से कम होता है तो कभी भी इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता, कभी भी इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता और हमेशा निम्न चक्रण संकुल बनता है। कैसा संकुल बनता है, निम्न चक्रण संकुल। ये हो गए हमारी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन और पेयरिंग एनर्जी कि अष्टफल के संकुलों में यदि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन का मान पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा, और इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता है तो निम्न चक्रण संकुल बनता है, और इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता है तो हमेशा उच्च चक्रण संकुल बनता है। जबकि चतुष्फल के संकुल में क्या होता है कि हमेशा डेल्टा टी का मान, डेल्टा टी का मान कब होता है किससे, पेयरिंग एनर्जी से, यानी कि युग्मन ऊर्जा से। इसलिए कभी भी इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता, और कभी भी इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता तो निम्न चक्रण संकुल नहीं होता है। सॉरी, इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा तो निम्न चक्रण संकुल नहीं बनेगा। अगर इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा तो निम्न चक्रण संकुल बनता है, और इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता है तो उच्च चक्रण संकुल बनता है। तो चतुष्फल के संकुलों में कभी भी निम्न चक्रण संकुल संभव नहीं है। इसको नोट डाउन कर लो। अब पढ़ते हैं हम संकुल यौगिकों में रंग। जो संकुल यौगिक होते हैं वो रंग प्रदर्शित करते हैं, उसका कारण क्या है, डीडी संक्रमण। डीडी संक्रमण यानी कि जब किसी संकुल यौगिक पर श्वेत प्रकाश आपतित करते हैं। हमारा ये कोई संकुल यौगिक है, इस पर हमने श्वेत प्रकाश आपतित किया तो कुछ तो क्या करेगा, ये अवशोषित कर लेगा, और कुछ को क्या करेगा, ये परावर्तित कर लेगा। तो ये जिस रंग को अवशोषित करेगा उसका पूरक रंग हमें दिखाई देगा। जब किसी संकुल यौगिक पर हम श्वेत प्रकाश डालते हैं तो ये कुछ प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और कुछ प्रकाश को परावर्तित कर देता है। तो ये जिस प्रकाश को अवशोषित करता है ना, उसका पूरक रंग हमें दिखाई देता है। और ये रंग क्यों प्रदर्शित करते हैं, तो इसका कारण है डीडी संक्रमण। डीडी संक्रमण जो कहाँ होता है, T2G से Eg, Eg से T2G। ये है इसका कारण, यानी कि T2G से इलेक्ट्रॉन Eg में चले जाते हैं या Eg से इलेक्ट्रॉन T2G में चले जाते हैं, तो इसका कारण है डीडी संक्रमण। तो इसको हम एक कलर वाइज व्हील से समझते हैं, रंग का पहिया। पूरक रंग कैसे दिखाई देता है, अगर ये लाल रंग अवशोषित करता है, लाल रंग अवशोषित करता है तो हमें हरा रंग दिखाई देगा। और अगर ये बैंगनी रंग अवशोषित करता है, अगर ये बैंगनी रंग अवशोषित करता है तो हमें पीला रंग दिखाई देगा। और अगर ये नीला रंग अवशोषित करता है तो हमें नारंगी रंग, नारंगी दिखाई देगा। और इसका उल्टा हो जाएगा, तो अगर हरा रंग अवशोषित करता है तो हमें लाल रंग दिखाई देगा, अगर पीला रंग अवशोषित करता है तो हमें
बैंगनी रंग दिखाई देगा, और अगर नारंगी रंग अवशोषित करता है तो हमें नीला रंग दिखाई देगा। और संकुल यौगिकों के रंग प्रदर्शित करने का कारण क्या है? डी संक्रमण, जो T2G से Eg से T2G होता है। और कैसे दर्शाएंगे कि जब किसी संकुल यौगिक पर श्वेत प्रकाश को डाला जाता है तो कुछ प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और कुछ को परावर्तित कर देता है। जिस प्रकाश को वो अवशोषित करता है, यानी प्रकाश से जिस रंग को वो अवशोषित करता है, हमें उसका पूरक रंग दिखाई देता है। तो ये हो गया हमारा संकुल यौगिकों में रंग। हाँ तो फ्रेंड्स, छोटा सा टॉपिक है जो आपके सिलेबस में भी है, संकुल यौगिकों का स्थायित्व जो देख लो एक बार। जैसे ये कोई मेटल है जिस पर चार्ज मान लिया हमने प्लस का x, मेटल हो गई, प्लस ये n लिगेंडों की संख्या, ये लिगेंड, और ये लिगेंड पे चार्ज मान लिया माइनस का a। अब मेटल और लिगेंड मिलकर क्या बनाएंगे? संकुल यौगिक। तो ये संकुल यौगिक को किससे डिनोट करते हैं? बड़े ब्रैकेट से। तो ये बड़ा ब्रैकेट आ गया, ये मेटल आ गई, फिर ये आ गया लिगेंड, ये उनकी संख्या, और ये इस पे कोई चार्ज आ गया प्लस माइनस y। जैसे कोई एग्जांपल, ये Fe+2 प्लस 6 Cn माइनस, तो ये संकुल यौगिक बनाएंगे FeCN का होल 6 माइनस 4। सेम है, तो इसमें x क्या है? x है CMA पर आवेश, x से CMA पर आवेश। n क्या है? n है लिगेंडों की संख्या, n है लिगेंडों की संख्या। a क्या है? a है लिगेंड पर उपस्थित आवेश, a है लिगेंड पर उपस्थित आवेश। y क्या है? y है x प्लस Na का योग, यानी कि a क्या है? एक लिगेंड पर आवेश, तो इसको n से गुना कर देंगे तो जितने लिगेंड है उनका आवेश प्लस CMA का आवेश मिलके y आ जाएगा प्लस माइनस y। तो अब स्थायित्व के लिए ये नियतांक है Ks, जिसका मान उत्पाद बटे हुए अभिकार। तो उत्पाद क्या है? M L N प्लस माइनस y अपॉन M प्लस x और L माइनस a, और ये कहाँ चला जाता है? घात में, तो ये घात में। तो ये यानी कि K से वो समानुपाती होता है स्थायित्व के। K से स्थिरांक के समानुपाती होगा स्थायित्व के। तो ये सिंपल सा टॉपिक था, छोटा सा, जो हमने समझ लिया। ये धातु है CMA, ये n लिगेंडों की संख्या है, ये लिगेंड पर चार्ज है, और ये संकुल यौगिक है। तो ये स्थिर नियतांक कैसे निकालते हैं? उत्पाद बटे हुए अभिकारक, ऊपर उत्पाद और नीचे अभिकारक, और जो स्थायित्व होता है वो इस Ks के समानुपाती होता है, यानी कि Ks का मान जितना ज्यादा होगा उसका स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो संकुल यौगिकों का स्थायित्व हमने देख लिया, जिसमें हमने एक स्थायित्व नियतांक देखा था। तो उसमें क्या था कि स्थायित्व नियतांक का मान जितना ज्यादा होगा वो संकुल यौगिक उतना ही स्थायी होगा। अब देखेंगे कि संकुल यौगिक के उनके स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। तो संकुल यौगिकों के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला है CMA की प्रकृति। सबसे पहला है CMA की प्रकृति। CMA यानी कि केंद्रीय धातु आयन। तो CMA की प्रकृति से आप क्या समझते हैं कि केंद्रीय धातु आयन पर आवेश घनत्व का मान बढ़ने पर, केंद्रीय धातु आयन पर आवेश घनत्व का मान बढ़ने पर संकुल यौगिक का स्थायित्व भी बढ़ता है। आवेश घनत्व से आवेश घनत्व बराबर होता है CMA पर आवेश घनत्व कैसे याद करेंगे? आवेश घनत्व बराबर CMA पर
घनत्व का फॉर्मूला। तो सीएमए की प्रकृति कैसे प्रभावित करती है स्थायित्व को, कि यदि सीएमए का आवेश घनत्व बड़ा है, ज्यादा है, तो संकुल यौगिक भी स्थायी ज्यादा होगा, और अगर सीएमए पर आवेश घनत्व कम है तो संकुल यौगिक का स्थायित्व भी कम होगा। जैसे एग्जांपल है, एक तो Cu NH3 का होल 4 प्लस दूसरा है Cu NH3 का होल 4 प्लस 2। तो देखते हैं, पता चल रहा है कि कौन सा संकुल यौगिक ज्यादा स्थायी होगा। ये ज्यादा स्थायी होगा क्योंकि यहाँ बनेगा Cu+2 और यहाँ बनेगा Cu+, क्योंकि एमीन पर कोई चार्ज होता नहीं है। तो Cu+ और Cu+2 में सीएमए पर आवेश किस पे ज्यादा है, इस पे, तो आवेश घनत्व भी इसका ज्यादा होगा। सीएमए की त्रिज्या, सीएमए दोनों में कॉपर सेम है तो त्रिज्या तो सेम होनी है। अब देखना सीएमए पर आवेश किस पे ज्यादा है, तो आवेश Cu+2 पे ज्यादा है। इसका मतलब आवेश घनत्व भी इस सीएमए का उच्च होगा। अगर इसका आवेश घनत्व उच्च होगा तो स्थायित्व का क्रम भी ये हो जाएगा कि इससे ये ज्यादा स्थायी होगा। अब सीएम इस पे मैं एक क्वेश्चन करवा देती हूँ, फिर हम दूसरा पॉइंट देखेंगे। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, हमें 3 संकुल यौगिक दिए हुए हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक निकल का संकुल है, एक कॉपर का है और एक जिंक का है। अब हमको इनको स्थायित्व के क्रम के आधार पर लिखना है। तो स्थायित्व क्रम के आधार पर हमने क्या देखा था कि सीएमए पर आवेश घनत्व बढ़ने पर स्थायित्व भी बढ़ता है। तो तीनों के लिए सीएमए का आवेश घनत्व निकालना होगा। इसके लिए सीएमए कौन है, निकल, इसके लिए कॉपर और इसके लिए जिंक। तो सबसे पहले सीएमए पर आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या था कि सीएमए पर आवेश बटा सीएमए की त्रिज्या। तो सीएमए पर आवेश देखते हैं, यहाँ NH3 पर 0 तो Na क्या बनाएगा, Na+2, NH3 0, ये भी Cu+2 और ये भी Zn+2। तो सीएमए पर आवेश तो सेम है, Na+2, Cu+2 और जिंक भी +2, सब में +2 यानी कि सीएमए का आवेश तो सेम है। अब बात करते हैं कि सीएमए की त्रिज्या किसकी ज्यादा होगी। तो देखो दोस्तों, आयन का आकार बढ़ता जा रहा है, तो आयन का आकार बढ़ता जा रहा है तो निकल से बड़ा कौन होगा, कॉपर, और कॉपर से बड़ा कौन होगा, जिंक। और जो आवेश घनत्व है, आवेश घनत्व वो त्रिज्या के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, कि आवेश घनत्व था वो सीएमए के आवेश के तो समानुपाती था, जबकि सीएमए की त्रिज्या का क्या था, व्युत्क्रमानुपाती। तो ऐसे त्रिज्या बढ़ रही है, ऐसे त्रिज्या बढ़ रही है, मतलब संकुल यौगिकों का स्थायित्व ऐसे होगा, संकुल यौगिकों का स्थायित्व ऐसे होगा। तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन होगा, NH3 का होल 4 +2 स्थायी होगा किससे, Cu NH3 का होल 4 +2 और ये स्थायी होगा किससे, Zn NH3 का होल 4 +2। जैसा कि हमने यहाँ देख लिया कि सीएमए पर आवेश तो सेम है, तो आवेश को तो भूल जाना है। अब क्रम देखना है इनकी त्रिज्या का, जो इनकी त्रिज्या का बढ़ता हुआ क्रम होगा वो इनकी उसका उल्टा क्रम होगा, वो इनके स्थायित्व का बढ़ता हुआ क्रम होगा। या ऐसे बोले कि जो त्रिज्या का बढ़ता हुआ क्रम होगा उसके आधार पर संकुल यौगिकों का घटता हुआ क्रम प्राप्त होगा। तो त्रिज्या का बढ़ता हुआ क्रम निकल से ज्यादा है कॉपर की और कॉपर से ज्यादा है जिंक की, ये होगी त्रिज्या का क्रम। तो जिंक की त्रिज्या सबसे ज्यादा है, इसका मतलब जिंक का स्थायित्व सबसे कम होगा। तो देख लो, जिंक का स्थायित्व सबसे कम है और यहाँ निकल की त्रिज्या सबसे कम है, निकल की त्रिज्या सबसे कम है, इसका मतलब निकल का आवेश घनत्व तो सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे पहले कौन आया है, निकल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन और उसका आंसर, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर, यानी कि संकुल यौगिकों के स्थायित्व को प्रभावित करने वाला दूसरा कारण। हाँ, तो संकुल यौगिकों के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले दूसरे कारण में दूसरा कारण है लिगेंड की प्रकृति। पहला था सीएमए की प्रकृति और दूसरा था लिगेंड की प्रकृति। ये भी सिंपल है, इसमें किसका ध्यान रखना है,
इसमें लिगेंड की प्रबलता का ध्यान रखना है कि जैसे जैसे लिगेंड की प्रबलता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे संकुल यौगिक का स्थायित्व भी बढ़ता जाएगा। उसमें क्या था कि जैसे जैसे सीएमए पर आवेश घनत्व का मान बढ़ता जा रहा था, सीएमए पे आवेश घनत्व का मान बढ़ता जा रहा था तो संकुल यौगिक का स्थायित्व भी बढ़ रहा था। सेम एज इट इज यहाँ जैसे जैसे लिगेंड की प्रबलता, क्या लिगेंड की प्रबलता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे संकुल यौगिक का स्थायित्व भी बढ़ता जाएगा। तो मैंने आपको 5 लिगेंड बताए थे कि आप उनकी प्रबलता का क्रम ध्यान रख लेना। वो कौन कौन से थे? NH3 से ज्यादा था EN, EN से ज्यादा CN, CN से ज्यादा NO2 और NO2 से ज्यादा CO। ये 5 लिगेंड तो आपको ध्यान में रखना है। ये पांचों के पांचों प्रबल है और ये इनकी प्रबलता का क्रम है 6, सॉरी 5। तो देखो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे निकल Cl4 -2 एक ये संकुल यौगिक है। दूसरा संकुल यौगिक है निकल NH3 का होल 4 +2 और तीसरा संकुल यौगिक ले लिया निकल Cn का होल 4 -2। ये हो गए हमारे 3 एग्जांपल। हमें इनकी प्रबलता का क्रम देखना है पहले लिगेंड की, और लिगेंड की प्रबलता का क्रम आ जाएगा वही क्रम किसका होगा? संकुल यौगिक के स्थायित्व का। तो इनमें Cl दुर्बल लिगेंड है, Cl से ज्यादा NH3 प्रबल है और NH3 से ज्यादा Cn प्रबल है। ये हो गया लिगेंड की प्रबलता का क्रम। लिगेंड की प्रबलता का क्रम ही संकुल यौगिकों के स्थायित्व का क्रम होगा। तो इस संकुल यौगिक से ज्यादा ये स्थायी होगा और इस संकुल यौगिक से ज्यादा ये स्थायी होगा। तो दूसरे पॉइंट में क्या ध्यान रखना था? लिगेंड की प्रबलता का क्रम, यानी जैसे जैसे लिगेंड की प्रबलता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे संकुल यौगिक का स्थायित्व भी बढ़ता जाएगा। इसको नोट डाउन कर लो। फिर तीसरा पॉइंट देखते हैं, किलेट प्रभाव। तो हमारा तीसरा पॉइंट है किलेट प्रभाव। क्या है? किलेट प्रभाव, जो हमने पहले भी क्लास में डिस्कस किया था। किलेट प्रभाव, तो किलेट प्रभाव से क्या फर्क पड़ता है संकुल यौगिक के स्थायित्व पे? वो है कि वे लिगेंड जो किलेट प्रभाव दर्शाते हैं, वे लिगेंड जो किलेट प्रभाव दर्शाते हैं, उन लिगेंड द्वारा जो बना संकुल होता है उसका स्थायित्व ज्यादा होता है। तो किलेट लिगेंड दर्शाने वाले, किलेट प्रभाव दर्शाने वाले लिगेंड से बने संकुल का स्थायित्व अधिक होता है। ये आता है किलेट प्रभाव। तो हमने देखा था कि एक दंतुक लिगेंड के अलावा सभी लिगेंड किलेट प्रभाव दर्शा रहे थे, और जैसे जैसे उनकी दंतुता बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनकी किलेटीकरण क्षमता भी बढ़ती जाती है। और किलेटीकरण क्षमता के लिए कम से कम कितने सदस्यों की वलय बनना आवश्यक है? 5 सदस्यों की, कम से कम 5 सदस्यों की वलय बनना आवश्यक है। किलेट प्रभाव क्या है कि लिगेंड है वो वलय का निर्माण करता है। जैसे एग्जांपल में हमने किलेट लिगेंड लिया था कौन सा? एथिलीन डाइएमीन, तो वो था CH2 CH2 द्विदंतुक लिगेंड है, 2 जगह से जुड़ेगा, यहाँ से मेटल से। तो देखो 1 2 3 4 5 तो बना रहा है वलय का निर्माण। इसका मतलब ये किलेट लिगेंड और ये किलेट प्रभाव दर्शा रहा है। और जैसे जैसे इनकी दंतुता बढ़ती है वैसे वैसे इनकी किलेटीकरण क्षमता भी बढ़ती है। और कम से कम 5 सदस्यों की वलय बनना आवश्यक है। यदि 3 या 4 सदस्यों की वलय बन रही है तो वह किलेट प्रभाव नहीं दर्शाएगा। और हमेशा 5 सदस्यों की वलय का स्थायित्व है, यानी मान लो एक 5 सदस्य की वलय बना रहा है लिगेंड और एक दूसरा लिगेंड जो 6 सदस्य की वलय बना रहा है, तो 5 सदस्य वाले वलय का स्थायित्व कम होगा किससे? 6 सदस्य वाले वलय से। जैसे इनका एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये तो प्रोपेन 1,2 डाइएमीन ले लेते हैं। प्रोपेन CH3 CH CH2 NH2 NH2, ये प्रोपेन 1,2 डाइएमीन। और इधर ले लेते हैं प्रोपेन 1,3 डाइएमीन। ये दो द्विदंतुक लिगेंड है, 2 जगह जुड़ेंगे। तो अगर ये जुड़ेगा तो ये यहाँ मेटल 1 2 3 4 5 सदस्य की वलय बना रहा है।
करो, फिर किलेट प्रभाव के 2-3 और पॉइंट है वो बताती हूँ। तो किलेट प्रभाव ने हमने क्या देखा, किलेट प्रभाव में देखा कि वह लिगेंड जो किलेट प्रभाव दर्शाते हैं उनके द्वारा बने संकुल यौगिकों का स्थायित्व भी ज्यादा होता है, और जिस लिगेंड की किलेटीकरण क्षमता ज्यादा होगी उसका स्थायित्व भी ज्यादा होगा। फिर हमने देखा कि द्विदंतुक लिगेंड यानी कि एक दंतुक लिगेंड के अलावा द्विदंतुक, त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक, पंचदंतुक और षटदंतुक सभी लिगेंड्स है वो किलेटीकरण क्षमता दर्शाते हैं। फिर हमने देखा कि किलेट प्रभाव के लिए कम से कम 5 सदस्यों की वलय बनना आवश्यक है, और 5 सदस्यीय वलयों की वलय बनने का 5 सदस्यों की वलय का स्थायित्व 6 सदस्यों की वलय के स्थायित्व से हमेशा कम होता है। जैसे जैसे वलय बढ़ती जाएगी वैसे वैसे संकुल यौगिक का स्थायित्व भी बढ़ता जाएगा। और अगर कहीं द्विदंतुक लिगेंड है और किसी संकुल में एक दंतुक लिगेंड है तो द्विदंतुक लिगेंड वाले संकुल का स्थायित्व ज्यादा होगा, क्योंकि वो क्या दर्शाएगा, किलेट प्रभाव दर्शाएगा। ये थे हमारे किलेट प्रभाव के पॉइंट। तो संकुल यौगिकों के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक हमने देख लिए। अब देखेंगे संकुल यौगिकों का महत्व। तो सबसे पहले संकुल यौगिकों का महत्व देखते हैं धातु के निष्कर्षण में। धातु के निष्कर्षण में क्या होता है, दो धातु सिल्वर और एयू गोल्ड दोनों के निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है, जिसमें सबसे पहले Ag2S जिसको बोलते हैं सिल्वर ग्लास, इसकी क्रिया जब सोडियम साइनाइड के साथ करवाते हैं तो एक संकुल यौगिक प्राप्त होता है। जब इस संकुल यौगिक में जिंक धातु से प्रतिस्थापन करवा देते हैं तो Ag हमें अलग मिल जाता है। इस प्रकार Ag का निष्कर्षण हो जाता है। और सेम दूसरी रिएक्शन है जिसमें गोल्ड को सोडियम साइनाइड से क्रिया करा के एक संकुल यौगिक प्राप्त होता है, और जिसमें Au का जिंक धातु से प्रतिस्थापन करवा दिया जाता है और Au धातु प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार दोनों धातुओं का निष्कर्षण हो जाता है। ये हमारे 6वें पार्ट में भी है, तो ये दोनों रिएक्शन नोट डाउन कर लो धातुओं के निष्कर्षण में। और एक मांड विधि में भी, मांड विधि जो निकल शोधन के लिए काम में ली जाती है, उसमें भी संकुल यौगिकों का बहुत महत्व है, जिसमें पहले संकुल को गर्म करते हैं Ni+4CO, तो ये एक संकुल बना लेता है NiCO का होल 4, और जब इसको और गर्म करते हैं तो Na अलग मिल जाता है और CO और 4 अलग मिल जाता है। पहले कम ताप पर गर्म करते हैं और बाद में उच्च ताप पर गर्म करते हैं, तो यहाँ निकल शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाता है। तो ये धातुओं के निष्कर्षण में संकुल यौगिकों का महत्व हो गया, इसको नोट डाउन कर लो। तो नेक्स्ट है संकुल यौगिक का महत्व गुणात्मक विश्लेषण में। गुणात्मक विश्लेषण में यानी कि क्षारीय मूलकों का परीक्षण करने में संकुल यौगिकों का महत्व होता है, जिसमें 4 पॉइंट है हमारे। फर्स्ट समूह के मूलकों का परीक्षण, सेकंड समूह के धनायनों का परीक्षण, थर्ड समूह के धनायनों का परीक्षण और फोर्थ समूह के धनायनों का परीक्षण। फर्स्ट समूह के धनायनों का परीक्षण जैसे AgCl है, AgCl का श्वेतोक्षेप होता है, उसको अमोनिया विलयन में डाला जाता है तो हमें एक घुलनशील यौगिक प्राप्त होता है जिसको हम बोलते हैं टोलेन अभिकर्मक। यही क्या है हमारा, टोलेन अभिकर्मक। ये फर्स्ट समूह के धनायनों का परीक्षण। सेकंड समूह के धनायनों के परीक्षण में जब कॉपर को अमोनिया से क्रिया करवाते तो ये संकुल प्राप्त होता है जो गहरे नीले रंग का होता है। फिर इस कॉपर को K4FeCN संकुल यौगिक के साथ क्रिया करवाते हैं तो हमें भूरा अवक्षय प्राप्त होता है, किसका, Cu2FeCN का होल 6 का। तो यह है सेकंड समूह के धनायन का परीक्षण। इसी प्रकार थर्ड समूह और फोर्थ समूह के धनायनों का परीक्षण है, जो बुक में एक एक रिएक्शन है वो देख लेना, बाकी इनकी डिटेल से हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। फिर एक पॉइंट और है वो और देख लेते हैं। तो बात करते हैं संकुल यौगिकों का महत्व जैव प्रणाली में। तो पहले आयरन का संकुल। आयरन का संकुल काम आता है ऑक्सीजन वहन में, यानी ये है हमारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जिसमें कौन सी धातु होती है, आयरन धातु। तो इसका काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना। दूसरा है मैग्नीशियम संकुल। मैग्नीशियम संकुल किसमें होता है, क्लोरोफिल में, जो किसमें होता है, पेड़ पौधों में, और किसका उत्तरदायी होता है, प्रकाश संश्लेषण में। ये हो गया मैग्नीशियम संकुल। तीसरा प्लेटिनम संकुल। इसका उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। कैंसर के उपचार में
कौन सा संकुल है? Pt NH3 का होल ट्वाइस Cl2। ये है प्लेटिनम संकुल जिसका उपयोग कैंसर उपचार में किया जाता है। ये है साइनोकोबालेमीन, साइनोकोबालमीन जो कि कोबाल्ट का संकुल है। ये है ब्रिटिश एंटीलूसाइड जिसका उपयोग भारी धातुओं के द्वारा उत्पन्न विष यानी जहर, भारी धातुओं के द्वारा उत्पन्न विष को कम करने में किया जाता है। ये है Ag आर्जिसोल। इसका उपयोग नेत्र संक्रमण में किया जाता है, नेत्रों के उपचार के लिए किया जाता है। ये कुछ धातु संकुल है जो हमारे काम में आते हैं। आयरन का संकुल हीमोग्लोबिन, मैग्नीशियम क्लोरोफिल जो प्रकाश संश्लेषण में काम आता है, प्लेटिनम संकुल कैंसर उपचार में काम आ जाता है। और इसका ये फॉर्मूला है कोबाल्ट साइनोकोबालेमीन। ब्रिटिश एंटीलूसाइड का उपयोग भारी धातु द्वारा उत्पन्न जहर को कम करने में किया जाता है। और ये आर्जिसोल जिसका उपयोग नेत्रों में हुए रोगों को दूर करने में किया जाता है। तो ये हो गया संकुल यौगिकों का महत्व, गुणात्मक परीक्षण, धातु निष्कर्षण में और जैव प्रणाली में। हाँ तो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। आप इसको पढ़ लीजिए, इसके नोट्स प्रिपेयर कीजिए और इसको रिवाइज कीजिए। जल्दी हम मिलेंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट के साथ, फिर हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे और इसके नोट्स की पीडीएफ आपको जल्दी इसके लिंक के साथ मिल जाएगी। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।